खेल नसीबों का। असकलम N. A. चौधरी। पत्थरों से बनी एक कदीम हवेली जहाँ स्याह, हल्के स्याह और सफ़ेद रंग के चमकदार संगमरमर नस्ब हैं। इसकी तर्ज तामीर शायद इस हवेली के मक्कीनों के किरदार की अक्कासी करती है। इसकी मुनफरिद कैफियत देखने वालों को मबहूत करती है। ये वसीउल अर्ज़ पहाड़ों को छूती हुई इमारत अपने आप में एक रौब और दबदबा रखती है और इसमें रहने वालों के ज़ौक़ की अक्कासी करती है। ये कदीम हवेली के सामने मीलों पर फैला हुआ सरसब्ज़ मैदान है। इर्द गिर्द देखा जाए तो ये पहाड़ ऐसा देखने में लगता है कि जैसे इस हवेली की हिफाजत कर रहे हों। हवेली के मेन गेट की तरफ आएँ, उसके सामने ये जो लकड़ी की तख्ती जिस पर सुनहरे अल्फाज में सरदार बख्त बलोच वेला लिखा हुआ है। सुनहरे अल्फाज में सरदार बख्त बलोच वेला के अल्फाज इस तख्ती पर नस्ब हैं। स्याह सलाखों वाला बड़ा सा गेट खुला था। यहाँ से अब हम अंदर दाखिल हों तो ये मंजर कुछ ऐसा था कि हवेली के सरसब्ज़ मैदान में मर्दों का बहुत बड़ा हुजूम था। देखो तो ऐसा लगता था जैसे मातम का समा हो, हर सोग का माहौल हो। इस हजूम को चीरते हुए आगे को जाओ तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, जिसके सफ़ेद बाल और दाढ़ी इसके सफ़ेद लिबास का हिस्सा मालूम हो रही थी। झुर्रियों वाला हाथ कांप रहा था, मानो वो अभी इस व्हील चेयर समेत ज़मीन में धंस जाएंगे। और बहुत से मर्द इनके इर्द गिर्द बैठकर इनको दिलासा दे रहे थे, मानो बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। सो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ। हवेली का दाखिली दरवाज़ा लकड़ी का इस वक्त खुला था, जिसे सब लूट गया हो। अंदर दाखिल होते ही नज़र सामने बिस्तरे मर्ग पर पड़े नौजवान पर गई। ओ खुदाया, ये तो सरदार हाकिम शाह का सुपूत है, कफन में लिपटा हुआ। ये कैसे हो सकता है? बहरोज़ हाकिम बलोच कैसे मर सकता है? ओ खुदाया, बहरोज़ बलोच सच में मर गया? इस बात का यकीन करना बहुत मुश्किल था कि सैयद बहरोज़ बलोच मर गया। हाँ, वो मर गया। इस बात की गवाही इसके लाशे पर मातम करती, रोती चिल्लाती ये दो दोशीज़ाएं दे रही थी। इनका ये सोग इस लाश से गहरे ताल्लुक़ की निशानदही कर रहा था। उनके साथ बैठी हुई एक बुज़ुर्ग औरत, उस बुजुर्ग औरत से लिपटी हुई दो नाजुक लड़कियां बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मा, अदा साई को बोले उठ जाए वो। बुजुर्ग औरत अपने बेटे के सीने पर हाथ रखकर रो रही थी, बिल्कुल खामोशी के साथ आंखों से आंसू बह रहे थे। और इनके साथ बैठी सालेहा बेगम एक कम उम्र, कम सिन और एक मूरत जैसी लड़की को झंझोड़ रही थी। और इस पास बैठी ख़वातीन इस नाजुक वजूद के सुर्ख लिबास पर तनकीद कर रही थी। वो लड़की बिल्कुल मुजस्सम बैठी हुई थी, जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, देखो तो पत्थर की मूरत का गुमान हो। जाने वो कहाँ गुम थी, इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही थी। तुम्हारा खामद मर गया है। लड़की, उतारो ये हार सिंगार, ये सुर्ख रंग। सालिया बेगम के साथ ही उम्मे हानी बेगम आकर उस लड़की का बाजू दबोच कर झंझोड़ती है और कहती है। वो लड़की टस से मस नहीं हुई, मनहूस मारी, आज ही हफ्ते में ही खा गई हमारे बहरोज़ को। करम जली, जुम्मा 8 दिन भी नहीं सुहागन रह पाई। हाय रे, कितनी बदकिस्मत है ये सारी आवाज़ें इस पत्थर की मूरत के कानों में शीशे की तरह आ रही थी। इतने में हवेली के मर्द जनाजा उठाने के लिए ज़नान खाने में दाखिल हुए।
वह खामोशी से आंसू बहाती हुई बुजुर्ग औरत चीख कर उठकर इस अधेड़ उम्र के मर्द के सीने से जा लगी। शाह, शाह, मार दिया हमारे जिगर के टुकड़े को उन जालिमों ने, मार दिया हमारे बहरोज को। उसका सीना छलनी कर दिया उन जालिमों ने। यास्मीन बेगम हाकिम शाह के सीने से चेहरा निकालकर कांपते हाथों के साथ बहरोज की लाश की तरफ इशारा करती हुई दुहाई देती है, जब तक मलिक खानदान की आप नस्ल नहीं मिटा देते तब तक हम अपने बेटे को नहीं जाने देंगे। वो रोती हुई हाकिम शाह के सीने पर अपना सर मारती है। हाकिम शाह को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन चंद घंटों में ही इस पर बुढ़ापा तारी हो गया हो, नहीं तो इस उम्र में भी वो अपने नौजवान बेटों को बराबरी की टक्कर देते थे। वो बिना कुछ बोले यास्मीन बेगम को खुद से अलहदा करते हैं और पास खड़े 3 नौजवानों की तरफ इशारा करते हैं। जनाजा उठाने का इशारा करते हैं। जनाजा उठाने वाले वो तीनों खून होती आंखों के साथ बहरोज शाह की लाश की तरफ बढ़ते हैं, जनाजे को कंधा देते हैं। जनाजा उठते हुए एक सफेद सरदार हाकिम बलोच के बाग का फूल यास्मीन बेगम है।
दो वजूद बेसुध पड़े थे और वे खरगोश के मज़े लूटते हुए। इस पोर्शन में और भी बहुत सारे पानी थे जो कि अक्सर बन रहते थे। ये पोर्शन हाकिम सरदार और बेटियों की गुफ्तगू था। अक्सर बाकी कमरे सालिहा बेगम और उनके बच्चों के मंजर और वापस इस कमरे में बिल्कुल बेसुध सोए वजूदों में से एक बाईं साइड वाले बेड पर सोई सिंफे नाजुक की आंख खुली। वो अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाती है और अलार्म की तरफ देखती है। यकदम उसकी नींद में डूबी शरबती आंखें मुकम्मल तौर पर खुल जाती हैं। ओह मेरे अल्लाह, 7 बज गए। रोशनी झनकते हुए उठती है। उसके शोर के साथ साथ सोई हुई जरमाला भी उठकर बैठ जाती है। अरे ये क्या हुआ? क्यों क़यामत आ गई है क्या? ज़ी मैं तुझे जान से मार दूंगी, तेरा खून कर दूंगी मैं। रोशनी गुस्से से उसकी तरफ लपकती है। जरमाला डरते हुए ब्लैंकेट मुंह तक ओढ़ लेती है। रोशनी दांत पीसते हुए उठकर चप्पल तलाश करती वॉशरूम की तरफ चली जाती है। सत्यानाश हो तेरा, मेरी नमाज आज भी कज़ा हो गई। वो वॉशरूम में जाती जाती जरमाला को ध्यान तान करना बंद नहीं करती। इसके वॉशरूम में जाते ही जरमाला मुंह से ब्लैंकेट उतार देती है। अब हम आपको बकिया रात का तारीख इस घर का शजरे निस्सा बता देते हैं ताकि आपका दिमाग में से ना उठे। इस घर की सरबराह हम बख्त बलोच जैसे बुजुर्ग थोड़ी हैं। अब इस 3 पोर्शन में आए तो सारा पोर्शन एक संजीदा नजर आता है। गहरे स्याह
उठा। वो ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ चल दिया। मैं क्यों होने लगा बर्बाद? हाँ, बातें करवा लो जितनी करवानी हो। बहरोज मुंह में बड़बड़ा रहा था। साला इतनी गलती जल्दी बाहर आ, नाश्ते पर दादा से इंतजार कर रहे हैं और आज हुजरे में भी जाना है। कोई खास जज्बा है आज। बहरोज ऊंची आवाज में सुल्तान से कहता था, साथ साथ हाथ अजीब सी चमक थी। हाकिम बलोच अपने वालिद की कुर्सी को सहारा देते हुए नाश्ते की मेज पर आकर बैठे। हानी बेगम और यास्मीन बेगम नाश्ता लगवा रही थी। रोशनी नाश्ते की मेज पर पहले ही मौजूद थी, जबकि बहरोज और सुल्तान एक दूसरे को धक्के देते हुए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हुए दोनों नाश्ते की मेज पर पहुंच चुके। दोनों स्याह लिबास में होठ पर शराब कमर पर डाली हुई थी, जबकि बहरोज बलोच ने अपने वालिद की तरह सर पर बलोची टोपी रखी हुई थी, जो कि इसके सुर्ख और सफेद चेहरे पर खूब जच रही थी। सुल्तान की नजर सामने बैठी शरबती आंखों वाले रोशन चेहरे पर रोशनी पर पड़ गई। एक लम्हा लगा था दोनों की आंखें चार हुईं और सुल्तान बलोच का हाथ सीधा इसके दिल तक आ पहुंचा। वो इस शरबती आंखों वाली लड़की को ज्यादा देर नहीं देख सकता था। नहीं तो करती हूँ, बर्बाद हूँ। वो दोनों चलते हुए दादा साईं के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठे। हानी बेगम, हानी बच्चा, तुम लोग इंतजार करने जल्दी से आ जाओ। वक्त बरोज शहद भरे लहजे में छोटी बहू को मुखातिब किया, मगर उनकी आवाज से ही हानी बेगम के चेहरे पर नाराजगी छा गई। जब इन्होंने रंजीदा आवाज में यास्मीन बेगम को आवाज लगाई तो वो दोनों मेज पर आकर बैठ गईं, जबकि हानी बेगम अपने बेटे के साथ बैठते हुए खूंखार नजरों से वक्त बलोच पर डालना नहीं भूली थी। नाश्ते का आगाज किया गया। रोशनी चोरी छुपे अपनी शरबती आंखों से सामने बैठे दिलकश जो कि देखने में सबसे बेनियाज लग रहा था। दादाजी ने कदम गाड़ते हुए बात बलोच ने संजीदा आवाज में अपनी बात का आगाज किया और हाकिम बलोच को मुखातिब किया। हाकिम बच्चे, मेरी कुछ देर पहले सालिहा से बात हुई थी। वो आना चाह रही है शादी के सिलसिले में, शादी की तारीख तय करने के लिए। सरदार हाकिम बलोच नाश्ता छोड़ते हुए अपने वालिद साहब की बात बहुत गौर से सुनने लगे। बाबा साहब